बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सिक्योरिटी से मुतालिक चीन की तशवीश के बाद हुकूमत पाकिस्तान हरकत में आई। मुत्तहिदा अरब इमारात में अफ़गान तालिबान के एक अहम रहनुमा से TTP के मसले पर एक पाकिस्तानी अहम शख्सियत की मुलाकात हुई, लेकिन शायद वो बेनतीजा साबित हुई, जिसकी वजह से हुकूमत को नेशनल एक्शन प्लान की फ़ाइलों से गर्द हटानी पड़ी। लंबे अरसे बाद एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए आज़म इस्तेहकाम के नाम से एक नए हमगीर मुहिम के आगाज़ का फ़ैसला हुआ। हुकूमत ने गलती ये की कि आज़म इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ भी लगा दिया, और चूँकि लोगों को इल्म है कि हर पुख्तून मिलिट्री ऑपरेशन के लफ्ज़ से एलर्जिक है, इसलिए JUI, PTI, ANP और कई दीगर जमातों में ऑपरेशन की मुखालफत की दौड़ शुरू हो गई, जिसकी वजह से अगले दिन वज़ीर-ए-आज़म को ख़ुद वजाहत करनी पड़ी कि कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के साथ साथ टारगेटेड ऑपरेशन को मज़ीद मरबूत बनाने की कोशिश हो रही है। स्वात ऑपरेशन से कबल मौलाना फजल रहमान ने मुतनब्बे किया था कि तालिबान इस्लामाबाद के करीब पहुँच गए हैं, और अब उन्होंने मुतनब्बे किया है कि DI खान और नवाही इलाकों पर कब्ज़े के बाद अगर ये सूरत-ए-हाल रही तो तालिबान अनकरीब अपने सूबे को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन ये कहकर मौलाना फजल रहमान ऑपरेशन की भरपूर मुखालफत भी कर रहे हैं। अब एक तरफ मुखालफत करने वाली जमातें तालिबान की मौजूदगी का रोना भी रो रही हैं, और दूसरी तरफ अवामी राय को देखकर फौजी ऑपरेशन की मुखालफत भी कर रही हैं, लेकिन कोई मुतबादिल हल भी तजवीज़ नहीं कर रहा। हालांकि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं कल भी यही कह रहा था और आज भी ये कह रहा हूँ कि मसले का हल मुज़ाकरात हैं। ऑपरेशन से कल मसला हल हुआ था और न आज हल होगा। अभी तक टोटल 12 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें ऑपरेशन अलमीज़ान, ऑपरेशन राह-ए-हक़, ऑपरेशन ज़लज़ला, ऑपरेशन सिरात मुस्तक़ीम, ऑपरेशन शेर दिल, ऑपरेशन राह-ए-रास्त, ऑपरेशन ब्लैक थंडर स्टॉर्म, ऑपरेशन ब्रेखना, ऑपरेशन राह-ए-निजात, ऑपरेशन कोह-ए-सफ़ेद, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल-बसात काबिल ज़िक्र हैं। इन ऑपरेशनों के नतीजे में मकामी लोग बेघर और बेदर हुए, उनके घर और हुजरे मस्मार हुए, लेकिन जवाब में अभी तक वज़ीरिस्तान के लोगों के घर दोबारा मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं हुए। इसीलिए वो ऑपरेशन का नाम सुनते ही कानों को हाथ लगाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की शक की दूसरी वजह यह है कि उन्होंने गुज़िश्ता 20 साल में ये देखा है कि एक तरह के तालिबान यानी अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती हो रही है और दूसरी तरह के तालिबान यानी पाकिस्तानी तालिबान से जंग हो रही है। इसलिए भी वो हुकूमती इक़दामात को शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि आम लोग तो अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में तफ़रीक़ नहीं कर सकते थे। इसलिए आज एमल वली ख़ान जैसे लोग ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों की सरकोबी में संजीदा नहीं। हालांकि अभी तक इस जंग में हम 70,000 से ज़्यादा जानों की कुर्बानी दे चुके हैं, जिसमें फ़ौजी जनरल भी शामिल थे। अगर 1 दर्जन ऑपरेशन हुए हैं तो TTP के साथ मुआहिदे भी कम नहीं हुए। शक़ई मुआहिदा, सरारोगा मुआहिदा, स्वात मुआहिदा और इसी तरह के कई दीगर मुआहिदात हुए, लेकिन उनके नतीजे में भी मसला हल नहीं हुआ। जब हम जैसे लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं तो मुतरज़ीन एतराज़ उठाते हैं कि पहले कौन से मुज़ाकरात से मसला हल हुआ जो अभी हल हो जाएगा। हालांकि इन 20 सालों में मुज़ाकरात और ऑपरेशन इसलिए नाकाम होते रहे क्योंकि रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी डबल गेम पर मबनी थी। दूसरी मुसीबत ये रही कि माजी में कभी कुल के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं हुआ, बल्कि जुज़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता रहा। एक जगह ऑपरेशन होता और दूसरी जगह जंगबंदी होती। इसी तरह मुज़ाकरात भी कभी इसलिए नतीजा खेज़ साबित नहीं हुए क्योंकि वो भी हमेशा जुज़ के साथ होते रहे। इन मुज़ाकरात की नाकामी की एक वजह ये भी थी कि होने वाले मुआहिदों के गारंटर नहीं होते थे। अब अगर मुज़ाकरात होंगे तो अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान को बतौर गारंटर शामिल किया जा सकता है। लोग समझते हैं कि इस वक्त फ़िज़ा मुज़ाकरात के लिए साज़गार नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी फ़िज़ा आज साज़गार है शायद पहले कभी नहीं थी। इस वक्त तहरीक तालिबान एक क़यादत तले मुत्तहिद हो चुकी है, और अगर क़यादत से बात हो जाए तो उसका सब पर इतलाक़ होगा। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार इस पर भी होता है कि वो कौन से लोगों के ज़रिए किए जाते हैं और किस वक्त किए जाते हैं। इसलिए तालिबान के यहाँ कदर मंज़िलत रखने वाले पख्तूनों का एक जिरगा बनाया जाए और वो अमारत इस्लामी के ज़रिए TTP से बराह रास्त मुज़ाकरात करें। TTP से ख़ुद बात न करने की ज़िद अब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त उन्हें अमारत इस्लामी के ज़रिए मजबूर किया जा सकता था वो वक्त अब गुज़र चुका है। दूसरा, जब
इस रियासत के नुमाइंदे जनरल फैज़ हमीद साहब ने पहले उनसे मुज़ाकरात किए हैं, तो अब बराह रास्त मुज़ाकरात करने में क्या हर्ज है। हाँ, ये मुज़ाकरात फ़ौज को नहीं करने चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात फ़ौज का काम नहीं, लेकिन इन मुज़ाकरात को फ़ौज की मुकम्मल बैकिंग होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अगर पूरे खुलूस और रियासत की मुकम्मल बैकिंग और इमारत इस्लामी के ताउन से मुज़ाकरात किए जाएँ तो मस्बत नतीजा ज़रूर बरामद होगा। अगर अमरीका और तालिबान का मसला बातचीत के ज़रिए हल हो सकता है, तो पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी तालिबान का मसला हल क्यों नहीं हो सकता। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो जिरगे का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारी मेहमान है मोहतरमा सेनेटर शेरी रहमान साहिबा, जो कि पार्लिमानी लीडर है पीपल्स पार्टी के और क्लाइमेट चेंज के लिए स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन भी है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सबसे पहले आपका सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स का भी काफ़ी तजुर्बा है जी। ये जो अज़्म इस्तेहकाम शुरू हुआ है, इस हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, दो बातें। अज़्म इस्तेहकाम एक ऑपरेशन है और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है, इंतहा पसंदी जो मसल्ला है उसके ख़िलाफ़ है। तो पीपल्स पार्टी का तो एक ही बुनियादी तौर पर और इन प्रिंसिपल एक ही मौक़िफ़ हो सकता है कि दहशत गर्दी जो है वो हमारी सरज़मीन से हटाई जाए, ख़त्म की जाए, कम की जाए और मुकम्मल तौर पे। तो हमने तो आपको याद है 2008 में एक जॉइंट सेशन बुला के पार्लियामान का, गिलानी साहब की हुकूमत थी, प्रेसिडेंट ज़रदारी ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि तुम प्रेजेंटेशन बनाओ गवर्नमेंट की तरफ से, और हमने एक डीजी ऑपरेशंस ने दिया, ISI ने दिया और एक मैंने दिया गवर्नमेंट की, सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से। दोनों बिल्कुल अलाइंड थे और 4 दिन हमने हाउस में डिलिब्रेशंस की, गुफ्तो शनीद के साथ पूरे हाउस को लेके आगे चले। एक आपको याद है एक रेजोल्यूशन करारदाद पेश हुई हाउस की और फिर उसकी बुनियाद पर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी बनाई गई। उस कमेटी ने ओवरसाइट रखी और एक मैं समझती हूँ बहुत मुस्बत पार्लिमानी अमल आगे बढ़ा, जिसकी वजह से हम सब एक पेज पर थे और हमारे ख़दशात, और देखिए सिविलियंस और पॉलिटिशियंस का भी एक किरदार होना चाहिए, नैरेटिव लीड करते हैं, पब्लिक ओपिनियन लीड करते हैं, तो ये करने में बहुत आसानी हुई और उसके पीछे एक जिसे कहते हैं ना साख होती है। अब तो और मोहतरमा शहीद ने आपको फिर भी याद होगा स्वात में जो उस वक्त दहशत गर्दी ने जन्म लिया था और जड़ पकड़ रही थी तेज़ी से, उसके ख़िलाफ़ अपना आखिरी जलसा भी किया था कि स्वात में ये झंडे लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान के झंडे हटाए जा रहे हैं। वो तो हरूफ मेरे जहन पर बिल्कुल ऐसे जले से हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं झंडा पाकिस्तान का ख़ुद लगाऊंगी, आप मेरे साथ, अवाम से कहा कि आप मेरे साथ मिल के लगाएंगे, मैं बचाऊंगी पाकिस्तान को, आप बचाएंगे पाकिस्तान को। इसका क्या मतलब है? हम सब मिल के करेंगे। लेकिन अभी आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया ऑपरेशन का, जबकि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है। मैं भी समझती हूँ कोई नया ऑपरेशन नहीं है ये, इसका नाम शायद इस तरह मैं समझती हूँ कह देना था कि हम एक जारी रख रहे हैं अपने जो भी काम है इसके दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, या इसमें किसी को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। ऑन बोर्ड एक तो अगर नया ऑपरेशन होता है हमेशा ये एक एक्सरसाइज के साथ होता है जिसमें ज़ाहिर है लोगों को एतमाद में लेना होता है, लोगों के सवालात हैं, ख़दशात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे लोग हैं और उसमें मैं समझती हूँ PTI ने काफ़ी मुतनाज़ा किया है। वो पीपल्स पार्टी का तो कोई दो राय नहीं है कि दहशत गर्दी अपना सर ना उठाए फिर से। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो नुमाइंदा जमातें हैं, PTI है, ANP है, उन सब ने मुस्तरद कर दिया है। तो मुस्तरद करने से पहले उनको इसके अदराक का पता है या मुझे नहीं पता क्या चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये होती है हमेशा कि ये ऑपरेशन जब हो, इस तरह का काम हो जिसमें मिलिट्री ऑपरेशन हो, किनेटिक ऑपरेशन इसे कहते हैं, मुसल्ला ऑपरेशन हो, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो आप उससे हटा भी सकते हैं, राज़ी भी कर सकते हैं और आगे चलते हुए, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। जो आपकी रियासत की साख या रिट को मानते नहीं हैं उनको आपने फिर वहाँ से हटाना है। ये आपने ये चैलेंज कोई रियासत, कोई सोसाइटी, कोई कौम नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन बेहतरी होती है कि आप पार्लियामान के ज़रिए कोई क्लोज डोर में लोगों को ऑन बोर्ड ले लें, अपने ख़यालात का इजहार करें, आपकी मनसूबाबंदी क्या है
और उसमें फिर आप दूसरों को और सियासतदान का अच्छा आप लोगों का भी ये डिमांड है कि इस हवाले से देखिए हमारा तो देरीना रहा है कि व्यू हमारा है और मैं समझती हूँ ये होना ही चाहिए क्योंकि अगर नए ऑपरेशन है इन कैमरा सेशन में ब्रीफिंग इन कैमरा 1 दिन का सेशन होता है, आप कर लें, ब्रीफिंग कर लें, सबको सेटिस्फाई कर लें। लेकिन इसमें एक बात है, एक तो मैं नहीं समझती इतना ये नया ऑपरेशन है, दूसरा एपेक्स कमेटी जो जिस सूबे में ये हो रहा है वहाँ ये बात हो चुकी है और वहाँ उस सूबे के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे। मेरी इत्तला में उन्होंने कोई ऐसे खदशात का इजहार नहीं किया। बाद में उन्होंने टिकर चलाएं अपनी जमात का टेम्परेचर चेक करके ना, उनका मूड चेक करके, या शायद अदियाला जेल का। तो जो भी है आई थिंक ये एक प्रोसेस है, एक अमल है। अगर इसमें तेज़ी आ रही है और 111 कल तक आपके फ़ौजी शहीद हो चुके हैं, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं जो हमारे छोटे लेवल के सिपाही भी शहीद होते हैं तो उसकी भी बात नहीं हो पाती, लेकिन आए दिन अब वहाँ मुसल्लह तंजीमें सर उठा रही हैं, हमने देखा है। और अगर हम कोई मुल्क में मईशत को इस्तेकाम देने की बात करते हैं, अगर जैसे चीनी भी आए तो उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है और ये कोई ऐसी गलत आस्क नहीं है। मैं समझती हूँ हर इन्वेस्टर लोकल भी यही चाहता है, पहले वो सिक्योरिटी मांगेगा, सियासी इस्तेकाम मांगेगा। तो सियासी इस्तेकाम और सिक्योरिटी और मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के रास्ते में पीटीआई के बहुत सारे इवन पार्लियामान में उन्होंने मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ भी नहीं सपोर्ट किए। दोनों जगह रेजोल्यूशंस करारदादें पास हुई, जिसका मुझे काफ़ी अफसोस हुआ और काफ़ी शौक़ हुआ कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने आप को एक जमहूरी तंजीम का नाम देते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर कुछ अफसोस से मैं कहूँगी इस तरह का नहीं था। पॉलिटिकल पार्टी वाला बिहेवियर नहीं था कि आप एक कंसिस्टेंट लाइन रखते हैं, आपकी पॉलिसी जो भी हो, आपके नज़रिए, आपका जिस जाविये से आप दुनिया को देखते हैं वो तो नहीं बदलती ना। और ये बहुत बुनियादी बात है कि आप मॉब लिंचिंग्स को मुस्तरद करें, उनको कंडेम करें और एक्शन मांगे दोनों हुकूमतों से, सूबाई पंजाब और केपी जिनका नाम था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने लेकिन मैडम ऑपरेशनों से भी तो काम नहीं बनाना। कितने ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन ज़लज़ला, ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, जितने भी कितने नाम हम गवाएं, 12 से ज़्यादा फुल फ्लेज ऑपरेशन। एक मेरी गुजारिश है, 2 बातें आप इसमें, मैं थोड़ी इसमें कम्प्लेक्सिटी अगर इंट्रोड्यूस करूं। आपकी बात इस वक्त तो नज़र आ रहा है कि ऑपरेशंस की असरात कम हो गए हैं। असल मसला है कि अफ़गानिस्तान में इश्यूज़ चेंज हुए हैं, गवर्नमेंट चेंज हुई है, ठीक है। और एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि आपको याद है 2008 से लेके फिर वो APS के बाद भी ऑपरेशन नया शुरू हुआ, उस पर भी कंसल्टेशन हुई PM हाउस में बैठ के। मुझे याद है इमरान खान ने ख़ुद अपने गुजारिशात और मेरे लैपटॉप पे वो फ़ाइनल हो रही थी। आई रिमेंबर सब ने कहा शरीक को करने दें, तो अब हर दफ़ा मैं करती हूँ तो मैं कर रही थी, उन्होंने अपनी गुजारिशात दी, शीरीन ने मेरे साथ किया, मज़ारी ने, तो सबको ऑन बोर्ड लेके ये ऑपरेशंस चलते गए। और साफ़ी साहब आपका मुताला बहुत वसी है हर किस्म के ऑपरेशन पर, और काउंटर टेररिज्म कितनी मुश्किल होती है, कांटे से आप सूप खा रहे होते हैं, ऐसा लगता है, गिरता रहता है। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, हमारी फ़ौज मेरी नज़र में कन्वेंशनल वॉरफेयर से होते होते गुज़रते अपने आप को रीट्रेन किया है। 80-90 हज़ार से ज़्यादा शहादतें हुई हैं पिछले हमारी जो इस पर जंग हुई थी। और आप 2009, 10, 11, इवन 8 में TV ऑन करें, 2 घंटे आप किसी और काम के लिए जाएं, 3 घंटे, आधे दिन बाद आप TV ऑन करें तो कहीं ना कहीं किसी स्कूल में, किसी खानका में, किसी अस्पताल में, किसी स्टेडियम में, किसी हमारी तनसीबात में भी हसास बम ब्लास्ट हुआ होता था। तो उस लेवल, उस नौयत की खौफनाक दहशतगर्दी को तो पाकिस्तान ने डिफीट किया है। लेकिन जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अल्टीमेटली वो अमेरिका और तालिबान का भी था, तो अल्टीमेटली वो मुज़ाकरात से ख़त्म होते हैं। तो हम मुज़ाकरात हम क्यों नहीं कर लेते? देखिए, दोहा के मुज़ाकरात में बहुत सारे फ्लॉज थे, आपको पता है वो क्या थे। अब उसमें हम नहीं जान पहला जो हुआ था, अब कहीं TTP भी बैठता है, कभी नहीं बैठता है, उनको आपने एक दर्जा दे दिया है। वो असल में आपके
आपकी सरज़मीन को मानते नहीं हैं। बहुत सारी इस तरह की इंतहा पसंद तंजीमें नहीं मानती हैं। वो कहती हैं रियासतों का तो वजूद ही नहीं है, हम तो बड़े बड़े एम्पायर्स बनाने पर तुले हुए हैं। तो जब वो रियासतों का वजूद नहीं मानते तो आपको मिल बैठ के TTA यानी तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान से इतना तो आपको उनको अग्रीमेंट अगर नहीं होता तो फिर कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपका बॉर्डर आपको सारा मुताला है, बॉर्डर ओपन रहता है, जो भी आप कर लें। अभी तो बंद खुल में ही एक आपका नाराज़गियाँ रहती हैं, लेकिन जब वो खुलता है तो काफ़ी आपके पास फ़िल्टर करने का सिस्टम नहीं रहता। आप बंद भी रखें तो आपके पास जो आपने बाड़ बनाया है, चलिए उससे कमी हुई है, लेकिन रिटर्न ऑफ टेररिज्म हम अफोर्ड नहीं कर सकते सैफ़ी साहब, चाहे आपको अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात करने पड़े या उससे आगे जाना पड़े, क्योंकि आपने अपनी मुल्क की सॉवरेंटी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर आप अपनी सरज़मीन, अपने बाशिंदों, अपनी फ़ौजियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे, अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर, तो पहली जो आपकी जो ड्यूटी होती है, स्टेट की ज़िम्मेदारी जो होती है, वो फिर आप नहीं निभा पाए। लेकिन इस वक्त अफ़गान तालिबान के साथ भी तो हमारी इंगेजमेंट ना होने के बराबर है ना। पहले बिलावल साहब थे, एम्बेसडर सादिक भी उनके साथ होते थे। हाँ, तो मैं तो उनकी ड्यूटीज़, उनकी जिम्मेदारियों को, अब तो सादिक भी नहीं है ना, तो सादिक अब तो सब जानते थे जी। हाँ, वो सब सारी पार्टीज़ को हमें आपसे अब वो भी नहीं है। और हमने देखा है कि सागडार साहब ने अभी तक अफ़गानिस्तान का रुख ही नहीं किया। देखिए, अब रुख किया ना किया वो बेहतर जानते होंगे क्यों, लेकिन मैं समझती हूँ या तो आप इंगेज करें या कोई चीज़ ऐसा बॉर्डर मैनेजमेंट आप निकालें, और जो मुश्किल है मैं समझती हूँ, जिससे इजाद करें सिस्टम, जिससे आप TTP को आपकी सरज़मीन पर हमला करने से रोकें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा आजकल, ऐसा नहीं हो रहा। आप दोहा जा रहे हो और वहाँ आपका जो भी एजेंडा होगा, मेरा ख्याल में महदूद ही एजेंडा होगा, नारकोटिक्स और ये टेररिज्म पे ही होगा। वहाँ की ख़वातीन भी कुछ मांगती हैं, लेकिन आप पहले अपना एजेंडा जो रखे हुए हैं उसको वहाँ देख लें, आप कहाँ तक वो आपकी बात मानते हैं। और देखिए, आप एक न्यूक्लियर रियासत हैं, लेकिन न्यूक्लियर तो डिटरेंट होता है। जो भी है, आप अपने आप को माशी तौर पर और मिलिटरीली हर तरफ से, सियासी तौर पर आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा डोमेस्टिक सियासत की बात कर रही है। जो अमेरिकी कांग्रेस ने करारदाद पास की है, बिल्कुल गुज़िश्ता ये डोमेस्टिक तो, हाँ डोमेस्टिक ही रही बात। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जी उसके बाद इस पूरे प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी मज़ीद मजरू नहीं हो गई, जिसके तहत आप लोग इस वक्त ईवानों में बैठे हैं। मैं समझती हूँ सैफ़ी साहब, बग़ैर किसी प्रेजुडिस के या किसी को ठेस पहुँचाने से, क्योंकि मैं वहाँ एम्बेसडर रही हूँ, मेरी आदत है कि ठेस ना पहुँचाया जाए, और हमारा तिजारती पार्टनर है अमेरिका। लेकिन दो बातें, एक तो ये रेज़ोल्यूशन है जी, जिसकी कोई क़ानूनी हैसियत नहीं है। दूसरे हाउस में भी इसको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ किसी की अमवात हो जाए, किसी लेजिस्लेटर की, जैसे यहाँ होती है, तो वो इसी तरह, ये सिंपल रेजोल्यूशन कहलाता है। 901 जो है सिंपल रेजोल्यूशन है, नवंबर में आया था पहली दफ़ा, होते होते वो फिर धंस गया। फिर क्योंकि ये इलेक्शन साल है अमेरिका में, और अमेरिका में इलेक्शन साल जो है, मैं तो उस पर सवाल उठाऊंगी, जिस तरह उनका फंडिंग सिस्टम चलता है, जिस तरह उनकी सुपर पैक्स चलती हैं जो फंडिंग करती हैं, और जिस तरह उनकी लॉबीज़ को खुली छूट है कि आप पैसों के ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात तो वहाँ भी बहुत डिबेट होती है कि इसमें असलाह होना चाहिए, असलाह तो मेरे ज़बान पे जहन पे छाया हुआ है, लेकिन ये रिफ़ॉर्म जो है नहीं कर पाए वो लोग। और अब जो सूरत हाल है ये कि देखिए, आप इलेक्शन ईयर में, जैसे बहुत सारे हिंदुस्तानी वहाँ जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं वो करते हैं, पाकिस्तान मुतहर्रिक, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुतहर्रिक हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे 6 महीने लगेंगे ये रेजोल्यूशन मूव करने में। 6 महीने भी नहीं, मैं आपको 3 महीने में करके दिखा दूं। आपने हिंदुस्तान जैसे करते हैं, आप पकड़ें एक लॉबिस्ट और आप कहें कि जी हमें ये, आपको 1 या 2 या 3 चाहिए होते हैं कांग्रेसमैन, ठीक है, यहाँ 3 थे मूवर्स, जिन दो ने बोला, हाँ डोमेस्टिकली तो ने कोई फायदा नुकसान नहीं होता जी। मकॉर्मिक साहब ने तो काफ़ी, मतलब उन्होंने आई थिंक नॉर्मल स्टेबल बात की, कंस्ट्रक्टिव तामीरी बात की, उन्होंने तनकीद का इम्बार नहीं किया बिल्कुल।
और अब एक डैन केल्डी हैं जो उन एरियाज़ में रहते हैं और उनकी हमारे पाकिस्तानी लॉबीज़ कुछ हैं वहाँ, उनसे बहुत उनके ताने बाने काफ़ी मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। मैं इससे आगे नहीं कहना चाहती, लेकिन उसमें हमारे पीटीआई दोस्तों की 2 लॉबीइस्ट फर्म्स हैं। आपको याद है मैंने सेनेट में इसकी निशानदेही की थी, कुछ टीवी शोज़ पे भी की थी। लोगों ने इसको और लॉबीइस्ट रखना कोई जुर्म नहीं है जी। अमेरिका में हमने भी रखे हैं, पहले नून लीग ने भी रखे हैं, लेकिन कसम है कि कभी मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ मुल्क के बाहर हम कोई ऐसी लॉबी एक्शन करें। हम कहते थे हमें ये चाहिए, जैसे हिंदुस्तान में होता है ट्रेड डील चाहिए, फ़लाँ चीज़ चाहिए, या हम मैक्सिमम कह दें कि हमें अगर कोई और ऐसी चीज़ है, हम कहें कि भाई हमें आपकी कांग्रेस की सपोर्ट चाहिए। इन्होंने इस वक्त आप जब साइफ़र के लिए तो आपको इंटरफेरेंस नज़र आ रहा था, साइफ़र लेके खड़े थे कि उस वक्त कोई ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम्स आते हैं, ऐसी बहुत सारी तल्ख मीटिंग्स होती हैं, ख़ास तौर में कांग्रेस। मुझसे पूछे मेमो गेट के बाद और सलाला के बाद किस तरह की मीटिंग होती थी, कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं होती थी। उनको ठंडा करके एक दफ़ा तो मैंने काफ़ी सुना भी दिया वापस, वो भी डॉक्यूमेंट करके हम बेचते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी रियासत और हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं। उनका कुछ नहीं बनता ये, ना उनको इतना हौसला है कि वो कहें। आप उनके सामने बैठे हैं एज एम्बेसडर, दे कैन नॉट से दैट, ठीक है। वो कह सकते हैं कि हमें खदशात हैं और वो कहते रहते हैं। अब आपने उसको उस वक्त के ये इंटरफेरेंस हो रही है, मुदाखलत हो रही है, तो वो मुदाखलत गलत थी और आज की जो आप मुदाखलत करवा रहे हैं, एक्टिवली करवा रहे हैं, वो सही है। उसके अखलाकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो सही हैं आपके लिए, मॉरल लेजिटिमेसी वो ठीक है। ठीक है, आपके इलेक्शन, आप कहें कि 2024 के इलेक्शन आपको सही नहीं लगे, बहुत लोगों का सवाल उठता है, तो आपको 2018 के कैसे लग रहे थे? भाई हम भी तो ये पूछ सकते हैं, आपका ख्याल है हम वो ये लॉबी नहीं करवा सकते थे? पीपल्स पार्टी या नून लीग नहीं करवा सकती थी? क्यों नहीं करवा सकती थी? मैं आपको 3 महीने में करके दिखा दूं। लेकिन ये काम नहीं करना होता है। आप लॉबिंग वहाँ करें आपने मुल्क को, कौम को की मतलब को फ़रोग देने के लिए, बजाय इसके जो आप वहाँ बैठे हैं और आप मुल्क की मजम्मत कर रहे हैं। आप एक इलेक्शन की मजम्मत नहीं करवा रहे सिर्फ। जब एक चीज़ बाइंडिंग नहीं है, पॉजिटिव बात होती ना, जब एक चीज़ बाइंडिंग नहीं है, उसकी कोई इस तरह की हैसियत भी नहीं है कि दूसरे हाउस में जाए, तो फिर उस पर इसहाक डार साहब जो कह रहे हैं कि हमें जवाबी रिजोल्यूशन लाना चाहिए, तो जवाबी रिजोल्यूशन लाना चाहिए या कि बस जाने देना चाहिए? देखिए, मैं तो उसको ज़ाती तौर पर मैं तो उसको छोड़ देती कि जी ये दिस इज़ इर्रेलेवेंट, और हर अमेरिका का एक्शन इतना आपको, मगर आप लोग तो आप अखबार देखें, वहाँ छोटा सा थिंक टैंक कुछ करता है, हमारे बड़े थिंक टैंक करते हैं, वो नहीं आता, उनके छोटे का थिंक टैंक की खबर मिलती है। तो आप देख लें, मुझे कल किसी ने पूछा जवाब क्यों दिया फ़ॉरेन ऑफिस ने, इसी तरह। तो देखिए, फ़ॉरेन ऑफिस को जवाब देना चाहिए था, नहीं देते तो यहाँ एक तनकीद का अंबार होता कि पाकिस्तान की क्या साख है, क्या सॉवरेंटी है, क्या कंट्रोल है अपने। अब बात ये देखें कि इस वक्त अमेरिका भी बहादुर अपने आप से पूछे कि वो हमें किस बात पे दर्स दे रहे हैं। ज़रूर आप कहें कि इलेक्शन हम ऐसे थे, और एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं कहा। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं वी आर वर्किंग विद पाकिस्तान। उन्होंने तो बल्कि दहशतगर्दी के ऑपरेशन को सराहा है, जो नाइदर हियर नॉर देयर। लेकिन सिंपल बात यह है कि जी मदाखलत मेरी नज़र में एक्टिव नहीं हुई है। लेकिन अगर उन्होंने कोई कमेंट किया है, जो कमेटीज़ में तो बहुत कुछ होता है, उनकी कमेटीज़ में हियरिंग्स होती हैं, वो दुनिया के अपने आप को लीडर समझते हैं। लेकिन इस वक्त जो आप गज़ा में नस्ल कुशी कर रहे हैं, तो आपकी भी अखलाकी साख थोड़ी सी कम हुई हुई है। रफ़ा में जो हुआ, गज़ा में जो हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं फिर कहूँगी कि बेहतरी इसी में होती है कि आप सबको इंगेज करें। वैसे इजराइल की हवायत गज़ा पे उन्होंने जिस तरीके से की, उसके बाद तो किसी को उनका जवाज़ ही नहीं बनता कि किसी को नसीहत करें। तो ये तो आप वहाँ एम्बेसडर को भेज के कहलवा दें, अच्छी तरह से टिका के कहलवा दें। पब्लिक में भी कहना है उसे तो कह दे, मैं तो कह देती थी, और वो बर्दाश्त करते थे। देखिए, वो एक काम है, वहाँ बर्दाश्त का मादा ज़रूर उस वक्त तो था। अब तो खैर बहुत हालात हर मुल्क में बदल गए हैं कि तकसीम के और नफ़रतों के इतने तरीक़ेकार और कारवान चल चुके हैं कि अब हालात ही बिल्कुल। उधर भी ट्रंप और जो बाइडन ने कल मुज़ाकरे के दौरान हाथ नहीं मिलाया। देखें, अच्छा, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो मोहतरमा श्री रहमान साहबा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।
एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं मोहतरमा सेनेटर शीरी रहमान साहिबा। शीरी रहमान साहिबा, एक मामला मेरा हल कर दीजिए, मुझे समझ नहीं बड़ा है। आप मेरे लिए ड्रैगनेट बिछा रहे हैं मुझे लगता है। मैं नहीं, आसान सा मामला भी है लेकिन बड़ा उलझा हुआ मामला भी है। ये आपकी पार्टी हुकूमत में है या अपोजिशन में है? देखिए हम कितने शातिर हैं। हाँ, कि आपको ये सवाल पूछना पड़ रहा है। हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं सैफ़ी साहब, लेकिन हमने सिवाय पार्लियामान के जो हमारे लिए बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है, वहाँ हमने ओहदे लिए, प्रेसिडेंसी तो ली है मगर पार्लियामान के ओहदों को मुस्तहकम किया। और हम चाह रहे हैं कि हमारे सूबों में थोड़ी स्पेस सिंध के अलावा स्पेस क्रिएट हो। अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि मैं झंडा लेके फिरूं, जिसका मुझे कोई शौक़ नहीं है, ना मैंने झंडा कभी यूज़ किया। पिछली दफ़ा तो मैंने नई गाड़ी पे लगाया। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए लेजिस्लेशन भी सपोर्ट करते हैं, हम कोरम्स भी मेंटेन करते हैं, तब भी कर रहे होते थे। तब तो बहुत ही आई थिंक पार्लियामान को मतलब हमने बेहतर नहीं इस्तेमाल किया। पिछली जब हुकूमत थी हम सब मसरूफ़ हो जाते थे। अब हम पार्लियामान पे फोकस कर रहे हैं और पार्लियामान के ज़रिए बहुत कुछ हो सकता है। अफसोस है मुझे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपना हाथ बढ़ाया डायलॉग के हवाले से, कोई गुफ्तो शनीद करने से, और एक सियासी रवायत को दबाम दिया, पार्लियामान के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जो हम देते रहे, और उसको धुतकार दिया गया। देखिए लेकिन उसके लिए माहौल भी बनाए ना। उनके लोग जेलों में हैं तो उसके होते हुए मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? तो माहौल बनाना देखिए उनका भी काम है, ताली एक हाथ से नहीं भजती। आप सुबह कुछ कहते हैं सैफ़ी साहब, शाम को कुछ, सुबह कहते हैं कि माहौल बनाओ यानी कि बात करनी शुरू करो, शाम को कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ मुक़्तदरा से बात करेंगे। अगर आप सियासतदान को मुक़्तदर नहीं समझते तो फिर आपकी सोच आपके सामने है और ये मनफी सोच है, फिर आप ख़ुद इलेक्ट होके क्यों आते हैं? ठीक है ना। तो आप सियासतदान के लिए, जमहूरियत के लिए स्पेस अगर नहीं बनाना चाहते, अपने लिए भी एक बंद गली क्रिएट कर रहे हैं, तो बताएं कहाँ से माहौल क्रिएट कर। अच्छा, आप कहीं भी जाएं मज़ाकरात के लिए, किसी आप डिप्लोमेट से पूछ लें, तो आप प्री कंडीशंस जब रख देते हो मेज़ पर तो फिर वो एक तरफ़ा हो जाता है। जिस तरह पहली जंग अज़ीम में विक्टर्स पीस होता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद सेकंड जंग अज़ीम हुई, आपने देखा नाज़ीज़म का राइज़, ये फुस्तायत ने किस तरह जड़ पकड़ी। तो इसी तरह जब आप इतनी सारी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले लेते हैं बग़ैर किसी लचक के और कहते हैं कि देखिए हमारी ये प्री कंडीशन है और प्री कंडीशन ये है, भाई आपको मुझसे खुद बेहतर पता है कि CBMs भी कोई चीज़ होती है। जब तलखियाँ बढ़ जाती हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। आप एक दूसरे को थोड़ा सा एजेस पर नरम करने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं माहौल क्या है, और माहौल और जहन साजी में PTI तो बहुत एकदम सुबह कुछ कहती है, शाम को, मैं हमेशा कहती हूँ सुबह इनको मरने का इरादा होता है, शाम को जीने की तमन्ना होती है, ये ऑपोजिट। और कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, खुद वन पेज पे नहीं रहते हैं ये लोग। फिर उनको वहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है अदियाला से कि तुमने ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट नहीं किया, मेरे लिए क्या कर रहे हो। आई डोंट नो क्या बात होती है जी, मैं तो इनकी इंटरनल बातों का हिस्सा नहीं हूँ। बट लेकिन ये जो मुख्तलिफ उनकी तरफ से चीज़ें आती हैं उसकी वजह ये भी है कि उनका लीडर जेल में है। एक आके उनकी बातों की एक तरह की तशरीह करता है, दूसरा हमारे लीडर्स तो जेल में तो आए हैं, गए हैं। हमने तो उनकी तंजीमों ने जाके बात किया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? 12 साल जरदारी साहब जेल में नहीं रहे बग़ैर कन्विक्शन के। और इनके दौर में क्या हुआ, इन्होंने तो बाहर जाके अनाउंस किया कि आधा पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी और नून के लिए वोट करता है वो सब करप्ट है। लेकिन आपकी तंजीमों का ढांचा तो सालों से बरकरार था ना, उसमें छोटे बड़े का पता था। तो PTI पीपल्स पार्टी नहीं जमात पूरी की पूरी मतलब उल्टी लटकी भी होती थी ज़िया-उल हक के वक्त में। हमने ये किया, जब मोहतरमा शहीद आई उन्होंने छावनियों में इंतशार फैलाया, नहीं उन्हीं छावनियों से गुजर के गई हैं और पुरअमन रही हैं। अभी भी हम छावनियों से गुजरे हैं लॉन्ग मार्च में। सवाल है कि कोई गमला इधर उधर हो। कैसी बात करते हैं सैफ़ी साहब कि हम मतलब
आप एक ढांचे में काम कर रहे हैं और आप क्या प्री कंडीशंस डाल रहे हैं, उनका तो तरीका रहा है माय वे और द हाईवे। हम तो फिर भी कहते हैं कि देखिए अपनी तल्ख ज़बानी कम कर लो, गालम गलोच कम कर लो, तो और एकदम टेम्परेचर नीचे जाएगा और आप देखिए कि फिर फ़ौरन राह हमवार होती है। क्यों जमहूरी कुव्वतें एक दूसरे से बात नहीं करना चाहेंगी? आपको याद होगा इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो ऑफ़र किया इनको कि आप आइए हमसे बात कीजिए, उन्होंने धुतकार दिया। अभी भी वो ऐसा ही करते हैं, वो ऑनेस्टली आते हैं, ऐवानों में आते हैं, कोई डिमांड, ऐसा लगता है डिमांड मनवाने आते हैं, लेकिन वो माइक पे नहीं कहते। जब उनको वो कहते हैं खुद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में एक नहीं है तो हमारे साथ क्या है, मुज़ाकरात कर लेंगे। देखिए हम दो जमातें हैं, अपने अपने मंशूर हैं, हमारी अपनी जवाबदियाँ होती हैं, मगर हमें कोalition गवर्नमेंट चलानी आती हैं। अब नून शायद करना शुरू कर रही हैं क्योंकि हमने उनको समझाया है कि हमारे मुतालबात और सोच क्या है हमारी, लेकिन हमने कोalition गवर्नमेंट चली। इसका मतलब नहीं है कि आप एक हो जाएं, आप एक सोच पर, एक कोर इश्यूज़ पर साथ चलते हैं। एक दूसरे को अगर डिसएग्रीमेंट्स भी और बहुत होते हैं तो आप मनवाते हैं एक दूसरे को, कहते हैं एक इन 4 पॉइंट्स पे आप अग्री करते हैं, हम कहते हैं नहीं आप इन पे करें, हम इन पे करते हैं। जो हमारे लिए अहमियत का मुतहम्मिल है, फिर आपको भी सुनना होता है, हमें उनकी कुछ। सो दिस इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल जी। जो मुमकिन बात है उसको नामुमकिन बात है उसे मुमकिन करना, सियासत का पूरा का हुस्न यही है ना। द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज़ दिस, टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। तो आप अगर आप पॉसिबल को इम्पॉसिबल करके खड़े हो जाते हो, आप मुमकिन जो बात होती है उसको लेके नामुमकिन करने में डटे रहते हो, क्योंकि आप आप इस सोच से निकले नहीं हैं कि मेरा रास्ता ही होगा माय वे और द हाईवे। सियासत में ऐसा नहीं कर सकते, जमहूरी सियासत में। आप लोगों का बजट पे क्या इख्तिलाफ था, ज़रा उसको वाजे कर दीजिए। और क्या वो इख्तिलाफ चेयरमैन बिलावल ने बहुत अच्छी तरह उसकी तशरीह भी कर दी। देखिए 2-3 लेवल्स की चीज़ें थी। एक तो हमारे एक मुआहदे में जब हुकूमत साजी हुई थी तब बहुत क्लैरिटी से कहा गया था कि आप हमारे साथ मिलके पूरे मुल्क का बजट बनाएंगे, यानी सिर्फ सिंध की हम स्कीमें या प्रोजेक्ट्स की नहीं बात कर रहे, हम 4 सूबों की PSDP कर रहे हैं। हमारी तरजीहात शायद आपसे फ़र्क हो सकती हैं, पानी के हवाले से, रेजिलियंस रीबिल्डिंग जो क्लाइमेट की होती है उसके हवाले से। सिंध का तो आधा मसला यही था, तो और हमारी तरजीहात थोड़ी सी फ़र्क हो सकती हैं, ज़ाहिर हमारा मंशूर, तो आपको हमें अकोमोडेट करना होगा ना। अकोमोडेट करने की बात है। फिर दूसरी बात ये कि जब आप हमारे सामने आपने डेफिसिट किस तरह पूरा करना है, आपने अभी 2.5 बिलियन का किस तरह फ़र्क पूरा करेंगे, अभी किसी को नहीं मालूम, कोई हमें बता नहीं रहा, तो वो करना पड़ेगा। हम ज़रूर मैं कह रही हूँ अगर हम साथ खड़े हैं, तो चेयरमैन बिलावल ने कहा आप हमारे साथ खड़े होते तो आपके पास एक शायद और ढांचा होता, हम किसी चीज़ को इस तरह मशरूत नहीं करते थे। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जी इस वक्त मुल्क में जो ज़मीनी हालात, लोगों की चीखें निकल रही हैं, होशरुबा बिल्स आ रहे हैं, हमें साथ मिल बैठ के, देखिए इज्तिमाई दानिश हमेशा बेहतर होती है। मिल बैठ के मैं आपसे भी ओपिनियन लूँगी तो आप शायद मुझे कोई देंगे अपनी रिकमेंडेशन और आपके आइडियाज़ शेयर करेंगे और आप शायद मुझसे बेहतर हों वो, क्योंकि कोई हम में से अक्ल कुल नहीं है। और अब हम शेयर करते तो आप अब जो इस वक्त सूरत हाल है, हमने तो कहा कि आप बच्चों के दूध पर 18% GST लगा रहे हैं, स्टेशनरी पे लगा रहे हैं, जहाँ 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो वो चीज़ें आप उन्होंने कहा वो रिव्यू करेंगे। तो आपके तहफ़्फ़ुज़ात को उन्होंने जो सेनेट में हमने बहुत सारी एड्रेस कर लिया। कल ही बजट की वोटिंग हुई है और उसमें अब कहा गया है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो डिक्टेट कर रहा है, क्योंकि आपके इतना बड़ा ख़सारा है। और इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको इस कंडीशन में किसने छोड़ा, आप बहुत साल इसकी कीमत अदा करेंगे। सैफी साहब जितना कर्ज़े ममालिक लेते हैं और बहुत डेफिसिट फाइनेंसिंग पे ज़िंदा होते हैं और बहुत फ्लरिश करते हैं, बहुत फलते फूलते हैं, लेकिन जब एक रेड लाइन क्रॉस हो जाती है तो फिर आपका GDP उसमें फंसने लगता है, आपकी हर चीज़ फंसने लगती है। अब हम इंटरेस्ट रीपेमेंट्स में इतना आ गए। आप देखें कि PTI 4 साल में इतना कर्जा लिया कि 70 साल को डबल कर दिया उन्होंने। 70 साल का जो कर्जा था पाकिस्तान पर एक्सटर्नल, इन्होंने डबल किया ऑलमोस्ट। 14 बिलियन था, उन्होंने 28 करके गए चार्ज। कहते थे हम कशकोल तोड़ेंगे, इन्होंने कशकोल को तो पूरा मुल्क कर दिया।
तो नाउ वी आर पेइंग दैट प्राइस। अच्छा, वक्त हमारा ख़त्म हो जाता है, तो मैं समझता हूँ क्लाइमेट चेंज पे भी आपका बहुत काम भी है, उसकी वज़ीर भी रही है। इस वक्त ये जो सूरत हाल है, जो हीट वेव है, और क्या आगे होने जा रहा है, हमारी हुकूमत, हमारे इदारे इस हवाले से कुछ कर रहे हैं, कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी, ख़तरनाक हीट वेव है, और ये गर्माइश जो है कल ही मैं कॉन्फ्रेंस में कह रही थी जिधर मैं चीफ गेस्ट थी नेशनल रेजिलियंस की, उसमें यानी कि लोग अल्फाज तो इस्तेमाल करने लगे हैं सही क्लाइमेट के हवाले से, लेकिन एक्शन डेवलपिंग ममालिक में, तरक्की पजीर ममालिक में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर सूबे को, हर कम्यूनिटी को करना होता है। तो अब हम कम्यूनिटीज़ में जब जाएंगे, सिंध मसलन रेजिलियंस हाउसिंग बना रहा है, बल्कि बजट में सारा आधा मसला ये था कि उसकी मैचिंग फ़ंड्स बाहर से आ रही हैं, कुछ यहाँ से फेडरल होंगी, कुछ से, तो वो रेजिलियंस हाउसिंग में ख़वातीन को दिया जाएगी उन घरों की और उस ज़मीन की मालकियत जो पहले नहीं थी। मतलब वो सब ज़मीन ओपन थी और ओपन वो करते थे फार्मिंग और ग्रेजिंग। अब जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान की मैं कॉन्फ्रेंस में थी, वहाँ भी मतलब सॉइल बिल्कुल एरिड हो गई है, और हमें सोचना पड़ेगा कि 20वीं सदी के जो हम चीज़ें प्रमोट करते थे, मसलन हम कहते थे ट्यूबवेल्स को सोलराइज़ कर दें। अब ट्यूबवेल्स को आप सोलराइज़ करें सैफ़ी भाई, तो नीचे पानी खारा जो है वो भी नहीं रहेगा। तो आपका ग्राउंड वाटर का मसला, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड होती है एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में। तो हमें बहुत सोचो विचार से फूंक फूंक के काम लेना होगा, और कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजीज़ चाहिए, मुल्क गिर स्ट्रेटजीज़, मरबूत मुल्क गिर स्ट्रेटजीज़। जिस तरह आप ऑपरेशन करते हैं मिलिट्री, उसी तरह ये करना होगा, और इसकी प्लानिंग कम्युनिटीज़ ओनरशिप लें तो बहुत बहुत अच्छा हो। जैसे सिंध रेजिलियंस एक प्रोग्राम है, दूसरा गिलगित बल्तिस्तान में कम्युनिटी ओनरशिप लेती है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की। सैलाबों का ख़तरा है, और उसके लिए क्या तैयारी की जा सकती है? देखिए, सैलाबों का ख़तरा में मेट ऑफिस नहीं रहता है, लेकिन इतना नहीं है जो 2022 में तो फिर मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग सैलाब था ना, वो तो 1/3 मुल्क को डुबा गया था। तो अल्लाह ना करे ऐसा फिर हो, मगर अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक हिस्सा हो गया है इस नए क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि जो मुल्क हैं जो बड़े इमिटर्स हैं, जो मतलब जिनके अखराजात जो बहुत बड़े हैं ऑयल गैस डर्टी फ्यूल के, वो कम नहीं कर पा रहे जी, वो कम नहीं कर रहे। और बड़े बड़े मुआहदे होते हैं कि हम इतना ख़र्चा करेंगे, आपको क्लाइमेट फाइनेंस भी नहीं मिलती जो हम लड़के लेते हैं। आई थिंक वो जिनीवा कॉन्फ्रेंस में हमने लड़के लिए है ये 4RF वगैरह की, तो वो तो मिल गए, बहुत लड़के हमने लिए, फिल्में बनाई, क्या क्या किया पूरी, और उसमें UN हमारे साथ था, सेक्रेटरी जनरल भी साथ थे, ख़ारजा वज़ीर ने भी बहुत काम किया उस पर, और प्राइम मिनिस्टर ने सराहा भी उसे। तो अब हम हर चीज़ इस तरह तो नहीं, बट वी नीड अ टोटल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। तो यानी आपकी सूबों की बजट, आपकी फेडरल बजट, आपकी लोकल बजट्स भी हैं, और जो प्लानिंग होती है उसको मैं कहती हूँ क्लाइमेट प्रूफ होना पड़ेगा, ताकि जो आप एक डैम बना रहे हैं छोटा रेन हार्वेस्टिंग का, वो ऐसा ना हो कि वो डूब जाए ज़्यादा। ठीक। या आप जब सोलराइज कर रहे हैं तो आप देखें कि सडनली आपके पास पानी नहीं है, पानी की किल्लत आपके लिए एक्सट्रीम है 2025 तक। तो अब मैं आपसे और मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे पता है आपका वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा शीरी रहमान साहबा हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस तवक्को के साथ के प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। आज के इस जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।